हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB आर्ट्स क्लासेस में। आज का टॉपिक दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादातर होती है। आइए शुरुआत करते हैं नागरिक शास्त्र का ये पहला टॉपिक। आज नागरिक शास्त्र में अगर बात करें, पहला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा। जो मिखाइल गोर्बाचोव है, ये व्यक्ति का नाम हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो सोवियत संघ के रहने वाले थे। सोवियत संघ के क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे, जो यहाँ पे जो नाम दिया गया है मिखाइल गोर्बाचोव, ये कौन थे, एक व्यक्ति का नाम था जो कहाँ के रहने वाले थे, सोवियत संघ के रहने वाले थे। और ये जो क्या थे, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, एक व्यक्ति थे जो सोवियत संघ के रहने वाले थे। इनकी खास बात ये थी कि एक राष्ट्रपति थे। इसके बाद जो है उनका नाम इतिहास में इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि वो रूसी जो इतिहास है उसके सुधारों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यहाँ पे रूस में एक क्रांति हुई थी जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। अब सवाल है कि रूसी क्रांति क्यों हुआ था। रूसी क्रांति इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो राजा था वो कैसा था, निरंकुश राजा था। निरंकुश मतलब ये होता है जिस पे कोई अंकुश ना लगा सके, जो अपनी मनमानी का काम करे, जो अपने आप में राजा हो और जनता के भलाई के बारे में कुछ ना सोचे, सिर्फ अपना ही भला सोचे, तो उसे निरंकुश राजा या निरंकुश शासक कहा जाएगा। निरंकुश शासक के कारण रूस में क्रांति हुई थी, 1917 में क्रांति हुई थी। अब इसी बात पे यहाँ पे वही कहा गया है। ऐसे ही जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं, ये तो राष्ट्रपति थे ही, इनके साथ साथ रूस में कुछ इतिहास में सुधारों के लिए जो है भी इनका नाम प्रसिद्ध है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था। शीत युद्ध की बात किया जाए, यानी कोल्ड वार जो अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था, कब हुआ था, 1991 में। 1991 में बहुत जाना पहचाना डेट है। आप इसको मेरे डेट ऑफ बर्थ के रूप में जान सकते हैं। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1991 में। 1991 में जन्म हुआ था, तो सोवियत संघ का उस टाइम पे विघटन हुआ था। और दूसरी बात, शीत युद्ध भी उसी टाइम पे समाप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। अगर दोस्तों इसको एक लाइन में समझना है शॉक थेरेपी, तो शॉक मतलब क्या होता है। शॉक का मतलब होता है किसी को शॉक लगता है, झटका लगता है, अचानक लगता है, फिर इसके बाद उसका उपचार किया जाए, यानी थेरेपी, उसको उपचार किया जाए। तो वही काम यहाँ पे बताया गया है कि आघात पहुँचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। अब लेकिन इसको डिटेल में और समझते हैं कि शॉक थेरेपी आखिर क्या है। अगर शॉक थेरेपी की बात किया जाए तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दो पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कीवर्ड पकड़िए, इसके बाद कहानी को समझिए कि आखिर क्या हुआ था शॉक थेरेपी में। तो दो कीवर्ड मिल गया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है कोष के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया था। अब वो मॉडल क्या था, वो मॉडल जो था वही शॉक थेरेपी था। ठीक है, एक मॉडल तैयार किया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप का नाम था शॉक थेरेपी। आपको थोड़ा सा जानकारी के मुताबिक और बता दें, यहाँ पे जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मुद्रा यानी मॉनेटरी कोष मतलब फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर दोस्तों आपको बता दें, इन दोनों की जो स्थापना है, इन दोनों की, इनकी स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में। अब जवाब यहाँ पे जवाब तो हो गया कि 1944 में स्थापना हुई थी। कहाँ पे, तो जवाब होगा यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1944 में। कहाँ पे, 1944 में स्थापना, और कहाँ पे, यूएसए में हुई थी। अब इसकी खास बात क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध याद होगा तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगर आप इस डेट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1944 जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। आपको दोस्तों बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश प्रभावित हुए थे किसी न किसी रूप से, उनकी आर्थिक सहायता के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
की गई थी, यूएसए में की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों जो है एक साथ स्थापना की गई थी। इसीलिए दोनों मिलकर जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। उसी मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख के समाप्त कर सकते हैं, लेकिन और समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे कर दिया है। आप इस समझने की कोशिश करेंगे। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक मॉडल तैयार किया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है, लेकिन सोवियत संघ में कई सारे देश शामिल थे, इसीलिए इसे सोवियत संघ कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा रूस है। रूस मध्य एशिया के देश में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक मॉडल तैयार किया गया। यानी जो लोग समाजवाद में रहते थे, यानी जो लोग समाजवाद चाहते थे, ये समाजवाद छोड़कर जो है कहाँ पे जा रहे थे, पूंजीवाद की तरफ जा रहे थे, पूंजीवाद अपना रहे थे। तो यही जो पूंजीवाद अपना रहे थे, इसी के संक्रमण क्षेत्र को, यानी जो बीच का क्षेत्र है, इसी को मॉडल थेरेपी के मतलब एक जो है शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाना चाहूँ तो आप इतना समझ लीजिए कि रूस जो था वो साम्यवादी चाहता था, और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी चाहता था। कुछ लोग समाजवादी से यानी साम्यवाद से जो है पूंजीवाद की तरफ चले जा रहे थे, और जो जा रहे थे इन्हीं को एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शॉक थेरेपी में निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा के निजीकरण और पूंजीवादी पद्धति से कृषि करना आदि शामिल हैं। यानी जो शॉक थेरेपी क्या है, तो आपको बता दें कि निजी स्वामित्व तथा राज्य की संपदा, जो राज्य की संपदा है, जो निजीकरण है, जो पूंजीवाद की कुछ पद्धति हैं, उसको जो है शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। आप वैसे बस इतना समझ आइए, पहली लाइन समझ आइए कि आघात पहुंचाकर जो है उपचार करना, तो जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है एक मॉडल तैयार किया गया, जिससे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट कि सोवियत संघ के जो है विघटन के कारण क्या थे। यानी सोवियत संघ जो है विघटन क्या हुआ, विघटन का मतलब बंटवारा क्यों हुआ, अलग अलग क्यों हुआ। तो इसमें लिख सकते हैं आप सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, औद्योगिक कारण, सांस्कृतिक कारण। ये कुछ कारण है जिसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर यही सवाल दोस्तों 4 नंबर में या 6 नंबर में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा, तो आपको जो है ये लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि सोवियत संघ के जो विघटन हुआ था उसका कारण आप ले सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक कारण थे, जिनके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था। गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था। इसका ये भी कारण है। इसको भी इस तरह से आप ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 पॉइंट इस प्रकार से आप लिख देंगे कि सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट जो है उत्पन्न हो गया था, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया था। दूसरी पॉइंट ले सकते हैं कि गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के सैन्य शक्ति जो थी उसको कम कर दिया था, जिसके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ऐसा इस तरह भी ले सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्न है दूसरी दुनिया के देश से आप क्या समझते हैं, उससे क्या तात्पर्य है, या फिर पूछ सकता है समाजवादी खेमे के देश से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रूस क्या चाहता था, रूस समाजवादी चाहता था और अमेरिका पूंजीवाद चाहता था। आइए देखने की कोशिश करते हैं इसमें आंसर क्या ले सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 गुटों में विभक्त हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के रूप में विभक्त हुआ था। अगर आप जानते होंगे तो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के जो है रूप में विश्व युद्ध जो है चल रहा था। इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 2 गुटों में विभक्त हो गया था, जिसे मैंने बताया मित्र राष्ट्र और धृत राष्ट्र के रूप में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा गया है एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दूसरा है इस गुट में सम्मिलित देशों की पहली दुनिया के देश कहा गया। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका जो है नेतृत्व कर रहा था उसको पहली दुनिया का देश कहा गया। ठीक है। इसके बाद दूसरे गुट का जो नेतृत्व था वो साम्यवादी था, और साम्यवादी जो देश था वो सोवियत गणराज्य या सोवियत रूस जो है वो कर रहा था।
मैंने आपको पहले बता दिया था, 2 पॉइंट पहले ही बता दिया था कि जो पूंजीवाद था, उस पूंजीवाद का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, और जो साम्यवादी था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत रूस कर रहा था। इस गुट के देशों की दूसरी दुनिया के देशों को समाजवादी खेमे के देश कहा जाता है। मतलब इस गुट के जो देश थे वो दूसरी दुनिया के देशों के समाजवादी खेमे के रूप में इसे कहा जाता। तो ये जो का आंसर है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।